गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर हमारा पर्यावरण यानी आर एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, ठीक है। और काफी स्कोरिंग चैप्टर रहता है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से। मतलब इजी मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, एकदम थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। तो उसके लिए हमने कुल 21 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। जो कलेक्शन है ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी सवाल जो है आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? ठीक है, इसमें से ये पूछा है कि कौन सा इन दिए हुए ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा एक नेचुरल हमारा इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है तालाब पारितंत्र, दूसरा ऑप्शन है चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है वन पारितंत्र और ऑप्शन नंबर डी है कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। तो बच्चों जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र यानी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ये क्या है? ये मैन मेड है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमें सब वो नेचुरल है, और जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है यानी कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र वो हमारा मैन मेड होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गलत कथन की पहचान कीजिए, उत्पादकों के लिए उपलब्ध ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से गलत रीजन कौन सा है। ठीक है, पहला लिखा है ये प्रथम पोषी स्तर है जो स्रोत से सीधा 1% प्रकाश ऊर्जा को अवशेषित करता है। बात बिल्कुल ठीक है। यह अपने स्वयं के श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, गति आदि के लिए रासायनिक ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग करता है। बिल्कुल ठीक बात ये भी है, ठीक है। और ऑप्शन सी में लिखा है ये 10% प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है और शेष को अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित कर देता है। और ऑप्शन डी कह रहा है यह केवल 10% प्रकाश ऊर्जा अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है। तो बच्चों इनमें से जो बात गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है कि ये 10% प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है और शेष को अगले स्तर को स्थानांतरित कर देता है। जबकि हकीकत में क्या होता है, जो उत्पादक जो होते हैं ये 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उस 1% में से जो है ये 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर करते हैं और बाकी की जो 90% एनर्जी होती है जो बच जाती है, या तो वो हमारी उसमें, जैसा कि हमने ऊपर वाले ऑप्शन में भी बताया, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, गति आदि के लिए रासायनिक ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। तो बाकी की जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों में यूज हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका नहीं है? मतलब डिकम्पोजर्स का रोल क्या नहीं है इनमें से, ठीक है। मृदा का प्राकृतिक पुनर्भरण, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संवर्धन, अपशिष्ट अपघटन या फिर मृत अवशेषों का विखंडन। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का संवर्धन। ये डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों डिकम्पोजर्स के रोल है। चौथा सवाल हमारा है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होने वाली और ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है, ये पूछा गया है कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें से जो हरे पौधों की पत्तियां द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होने वाली सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो बच्चों इसका जो प्रतिशत है वो है 99%। जैसा कि हमको पता ही है कि सिर्फ 1% जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है ना। वो अपना जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो 1% एनर्जी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अपना एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट से। बाकी की जो 99% है या तो वो वेस्ट हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या फिर नेचर के द्वारा यूज कर ली जाती है, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, आपका एयर फ्लो हो गया, इन सब चीजों में ये यूज कर ली जाती है जो 99% एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बाघ किस पोषी स्तर का उपभोक्ता है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका सही उत्तर है तृतीय पोषी स्तर यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल। टाइगर जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का उपभोक्ता है।
अगर हम किसी भी एक बेसिक उसकी बात करते हैं फूड चेन की, है ना, तो हर हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक चीज होती है ना। मतलब अब देखिए कोई भी एक बेसिक, हम एक फूड चेन का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें तो हमारे प्रोड्यूसर्स आ गए, यानी कि ग्रास हो गई, है ना, ग्रास या प्लांट्स, ठीक है ना। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे कोई भी हर्बीवोर हो जाता है ना, यहाँ पे हम डियर ले लेते हैं। और तीसरे नंबर पे कोई भी एक कार्निवोर, एक बेसिक सी फूड चेन की हम बात कर रहे हैं। कार्निवोर में हम, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, तो टाइगर ही ले लेते हैं, बाघ लिखा है टाइगर, तो ये बेसिक सी फूड चेन है। और आप देख सकते हैं ये इसका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये इसका सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, और ये हुआ इसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जैसा आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, इस एग्जांपल में एक बेसिक सी फूड चेन का एग्जांपल हमने लिया है, उसमें जो हमारे तीसरे नंबर का उपभोक्ता है वो हमारा बाघ यानी टाइगर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस आहार श्रृंखला की पहचान कीजिए जिसमें द्वितीय पोषी स्तर के जीव अनुपस्थित हैं, है ना। मतलब सेकंड पोषी स्तर का जो जीव जिसमें अनुपस्थित हुआ, हमें उनमें से वो एक खाद्य श्रृंखला पहचानी, यानी एक फूड चेन हमको वैसी पहचाननी है, ठीक है। तो पहले वाले में घास, बकरी, सिंह, तो इसमें तो है। सेकंड लेवल का कौन होता है, हर्बीवोर, ये बकरी यहाँ पर है। तीसरा भी हमारा हो गया जूपलवक, फाइटोप्लवक यानी जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, छोटी मछली और बड़ी मछली, यहाँ पर भी कंप्लीट है। और सी पार्ट है बाघ, घास, सांप, मेंढक, ठीक है। टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है और फ्रॉग है, ठीक है। और चौथे वाले में है टिड्डा, घास, सांप, मेंढक, गरुड़, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वहां पर एक हर्बीवोर मिसिंग है। तो ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर द्वितीय पोषी स्तर का जीव अनुपस्थित है वो हमारा सी पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर टाइगर है, ग्रास है, सांप है और मेंढक है। इसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल का जो एनिमल है, जो उपभोक्ता है, वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। अजैविक घटकों के अलावा दिए गए जैविक घटकों में से कौन सा छोटी शाकाहारी मछलियों वाले मछली घर को एक आत्मनिर्भर प्रणाली बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास हैं जलीय पादप और जलीय जंतु, स्थलीय पादप और स्थलीय जंतु, अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक, उपभोक्ता जैसे क्लाउन मछलियां और सी आर्किन, ठीक है ना। हमको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और हमसे पूछा है, अच्छा हम इनमें से ना कोई से 2 हमको बताने हैं, कौन से 2 जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जो इसके अंदर जरूरी नहीं है, एक तो हमारा हो गया स्थलीय पादप और स्थलीय जंतु, और दूसरा हमारा हो जाएगा उपभोक्ता जैसे क्लाउन मछलियां और सी आर्किन, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अलावा की हम बात कर रहे थे, एक एक्वेरियम बनाने में हमें जो दिए गए जैविक घटक हैं उनमें से कौन सा छोटी शाकाहारी मछलियों वाले मछली घर को एक आत्मनिर्भर प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। अब बच्चों हमको क्लाउन मछली और सी आर्किन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो छोटी मछलियां हैं वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ये इनका काम कर देंगी। जो छोटी मछलियां हैं जो काम क्लाउन मछली और सी आर्किन करेंगी वो ऑलरेडी इनका काम कर देंगी, तो हमको इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 8 से 11 के लिए 2 अभिकथन दिए गए हैं, यानी हम यहाँ पर असर्शन रीजन की बात करेंगे। 2 सेंटेंसेस, 2 स्टेटमेंट्स हमको दिए गए होंगे, पहले को हम अभिकथन, दूसरे को हम कारण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से हमें आंसर चूज करना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है कि अभिकथन और कारण, इसमें क्या होगा, दोनों की दोनों सत्य है, मतलब दोनों ही सच है, और जो कारण है वो अभिकथन की एग्जैक्ट यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अभिकथन ट्रू है यानी सत्य है और जो कारण है वो फॉल्स है, और चौथा इसका अपोजिट होता है कि अभिकथन फॉल्स और कारण हमारा बिल्कुल ट्रू यानी सत्य है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा है, बताया गया है अभिकथन में ओजोन परत पृथ्वी की सतह को हानिकारक पैराबैंगनी यूवी यानी यूवी किरणों से संरक्षण देती है, बिल्कुल ठीक बात है। कारण में बोला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षारण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, लेकिन ये जो दूसरी वाली बात है ये पहली वाली का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो कोड है वो हम ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे चूज कर लेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या यानी सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं।
अभिकथन, हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य ऊर्जा का केवल 1% अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण में लिखा है सभी हरे पौधे आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। यहां पर बच्चों फिर वही बात है कि दोनों बातें अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट लेवल पे तो बिल्कुल सच है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहां पर तो हमें पता चल रहा है एनर्जी कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। और जो सेकंड वाली हमारी जो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी जो कारण है वो हमें ये बता रहा है कि जो सभी हरे पौधे हैं वो जो हरे पौधे जो होते हैं वो आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों लेकिन है सत्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा अभिकथन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है सभी खाद्य श्रृंखलाओं के निम्न पोषी स्तरों पर व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। कारण लिखा है चूंकि प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उच्चतर अगले पोषी स्तरों को सहारा देने के लिए निचले पोषी स्तरों पर अधिक संख्या में जीवों की आवश्यकता होती है। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है बच्चों, और जो कारण है वो इसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खरीदारी के लिए जूट के थैलों का उपयोग प्रदूषण को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। कारण इसका है जूट जैव निमीकरण होता है, जैव निमीकरणीय होता है और उसके थैले आवश्यकता अनुसार बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जूट जो है वो रिसाइक्लेबल होता है और उसके जो थैले होते हैं वो बार बार हम उसको मल्टीपल चीजों के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक है, और जो कारण है वो अभिकथन की एक्सप्लेनेशन भी है। तो उसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अब हमारे शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो जाते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला शॉर्ट आंसर जो है वो है, नीचे दिया गया कार्टून एक बढ़ती हुई चिंता को संबोधित करता है। यहाँ पर एक कार्टून आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है अपनी फील्ड के अंदर पेस्टिसाइड या केमिकल्स को छिड़क रहा है, ठीक है। सवाल ये पूछा है, यदि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषी स्तर पर हो तो चित्र में दर्शाई प्रक्रिया का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। ये कहा है कि अगर वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर हो किसी भी फूड चेन के, तो जो ये हो रहा है यहाँ पर मतलब ये जो पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं, केमिकल्स डल रहे हैं, इसका जो है उस मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। चलिए बताते हैं। यदि मनुष्य खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषी स्तर पर है यानी लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, तो निम्न पोषी स्तरों पर जीवों में कीटनाशकों के संचय से जैव आवर्धन के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गोभी से लेकर हमारा ये क्या बोलते हैं इल्लियों और फिर पक्षियों तक खाद्य श्रृंखला मनुष्यों तक पहुंचती है, ठीक है। जो दूषित पक्षियों का मांस खा सकते हैं, जिससे उन्हें हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने का अधिक खतरा होता है, ठीक है बच्चों। क्या होगा इससे, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह डल जाएंगे तो कुछ जैसे गोभी हो गई या फिर पक्षियों तक हो गए, मतलब जो भी खाद्य श्रृंखला में हमारे मेंबर्स हैं, अगर ह्यूमंस लास्ट में होंगे बिल्कुल, तो जब पेस्टिसाइड वाली चीजें वो कंज्यूम करेंगे भाई, मतलब फूड चेन हमारी कैसे चलती है, तो सबसे पहले हमारी प्लांट्स आ गए यानी घास आ गई। घास कौन कंज्यूम करेगा, जो हर्बीवोर होता है। फिर हर्बीवोर कौन कंज्यूम करता है, जो कार्निवोर होता है, ठीक है। वहां पर आप ह्यूमन को भी रख सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस जो भी है दोनों चीजों को कंज्यूम करते हैं, ग्रास भी और एनिमल्स भी। अगर हम घास ही खराब कर देंगे, जो सबसे पहला वो है हमारा ट्रॉफिक लेवल, उसको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाल के अगर हम उसको कीटनाशकों से भर देंगे, मतलब पेस्टिसाइड से भर देंगे, तो फिर वो जो जानवर खाएगा जो अगले पोषी स्तर पर है, चिड़िया हो गई या मतलब समझ लीजिए कोई भी जीव और दूसरा हो गया, जैसे कि बकरा हो गया, कुछ भी हो गई, जो चीज मतलब जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, अगर वो ये पेस्टिसाइड्स वाले पौधों को कंज्यूम करेंगे तो फिर वो भी बीमार पड़ेंगे और साथ साथ फिर मनुष्य जब उनको खाएगा तो मनुष्य भी बीमार पड़ेगा, ठीक है ना। ये बताया यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13, कृषि में रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस अभिकथन को उचित ठहराइए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन या कीटनाशक मिट्टी केमिकल रसायन या कीटनाशक मतलब केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। एक बार मैं इसको लिख भी देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी था, इससे क्या भूले नहीं। ये होते हैं हमारे केमिकल्स
एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों, तो किसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन या कीटनाशक मिट्टी या जल निकायों में बहकर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। ये रसायन अधिकांशतः ये हो गया बच्चों अजैव निम्नीकरणीय, यानी मतलब ये रिसाइक्लेबल बिल्कुल भी नहीं होते है ना, यानी अनरिसाइक्लेबल होते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर यानी जैविक आवर्धन पर क्रमिक रूप से संचित हो जाते हैं। इस प्रकार सभी पोषी स्तरों के जीवों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्या बताया बच्चों, यहाँ पर जो किसान इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, वो मिट्टी और पानी के जरिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर किस इस तरीके से इफेक्ट डालते हैं कि वो पानी और मिट्टी के जरिए उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जब ये जो होते हैं केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स ये रिसाइक्लेबल होते नहीं है, ठीक है ना, और ना ही इनका डिकम्पोजिशन हो सकता। तो फिर क्या होता है जब इसको कोई जैसे अगले पोषी स्तर वाला जो जीव है जब वो उसको कंज्यूम करेगा तो उसके ऊपर जो है इसके बुरे असर पड़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इस प्रकार जितने भी फिर आगे के जितने भी पोषी स्तर हैं मतलब जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, जितने भी मतलब हमारे उसके आगे चलेंगे ट्रॉफिक लेवल, सबके सब इफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि जब एक खराब होगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे डिपेंड करता है, ये पूरी एक चेन है ना बच्चों, जैसे चेन चलती है फूड चेन में वही बिल्कुल वैसे ही होता है कि वही कनेक्टेड है बिल्कुल एक तरीके से। तो अगर एक खराब हो जाएगा तो उसकी वजह से सारे के सारे खराब होते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारे से अगला सवाल पूछा है डीडीटी का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। अगला सवाल है वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत आ जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, ये पाई जाती है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। हिरण घास और बाघ से बनी एक खाद्य श्रृंखला में यदि हिरण की संख्या कम हो जाए तो प्रथम और तृतीय पोषण स्तर के जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक क्रम है जहां प्रत्येक जीव श्रृंखला में अगले जीव द्वारा खाया जाता है, जबकि खाद्य जाल का एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है। ठीक है, यदि घास हिरण और बाघ वाली खाद्य श्रृंखला में हिरणों की आबादी कम हो जाती है तो चरागाह दबाव कम होने के कारण घास प्रथम पोषी स्तर की आबादी बढ़ जाएगी, जबकि शिकार की कमी के कारण बाघों तृतीय पोषी स्तर की आबादी घट जाएगी। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अगर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आते हैं जैसे हिरण, अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है हमारा ग्रास, उसकी आबादी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है जैसे टाइगर लायन ये सब जो हिरण या फिर हर्बीवोर्स का शिकार करके खाते हैं, इनकी आबादी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इनके लिए खाना नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, या तो फिर ये चले जाएंगे छोड़कर उस जगह को, या फिर अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे दुनिया से तो फिर ये लोग भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बगैर खाने के तो कैसे ही जिएंगे ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा है पोषी स्तर क्या है, यानी ट्रॉफिक लेवल क्या है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और उसमें विभिन्न पोषी स्तरों को समझाइए। ठीक है, पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बच्चों हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पोषी स्तर यानी अंडरलाइन कर, एक सेकेंड, ये पोषी स्तर ये होता है हमारा ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है ट्रॉफिक, ये जो पोषी स्तर है ये खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं जहां भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो फूड चेन जो होती है उसके जो मतलब आप समझ लीजिए जो ब्लॉक्स होते हैं ना फूड चेन के, मान लीजिए फूड चेन का एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी ग्रास आ गई, ग्रास के बाद हमारे आ गया गोट हमारे के बाद आ गया हमारा टाइगर। ठीक है, एंड सो ऑन। हम एक बेसिक सी फूड चेन एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो एक एक ब्लॉक है ना, जैसे ये हो गया, तो इन ब्लॉक्स को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से जितनी बड़ी फूड चेन उतना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ एक खाद्य श्रृंखला और उसके ट्रॉफिक स्तरों का उदाहरण है। एक यहाँ पर हमको दिया गया है, एक उदाहरण देख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारे प्रोड्यूसर्स आ गए, उत्पादक। ठीक है, वो होते हैं घास। ये तो होता है पहला पोषी स्तर, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद हमारा है दूसरा पोषी स्तर यानी हिरण।
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गए हमारे हर्बीवोर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर होता है हमारा शेर, ये हमारा होगा तीसरा पोजीशन यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है बच्चों, एक बेसिक सी फूड चेन का हमने एग्जांपल ले लिया। अब हम हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है अपघटक क्या होते हैं, समझाइए कि अपघटक पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं तथा मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करना इनमें इनमें कैसे मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे से पूछा है अपघटक क्या होते हैं यानी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, ये सवाल है डिकम्पोजर्स का। अपघटक, अपघटक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु और कवक हैं जो मृत पौधों और जंतुओं को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यानी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है ना, अब इनका वो बता देते हैं कि पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखते हैं। अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। ठीक है, और तीसरा लिखा है ये मृत जीवों को सड़ा करके जीव मंडल में नए जीवन के लिए स्थान बनाते हैं। चौथा लिखा है ये नमी, मिट्टी और वायु में विभिन्न तत्वों को पुनः प्रवेश देने में योगदान देते हैं ताकि उन्हें फसल जैसे उत्पादक फिर से उपयोग कर सके। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहले वाले पार्ट का आंसर कि भाई पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं। फिर है अपघटक, ऑप्शन नंबर बी, ये पूछा था हमको कि मिट्टी को पोषक तत्वों की पूर्ति करना, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे पूरा करते हैं। अपघटक मृत पौधों और जानवरों को कार्बनिक अवशेषों में खाकर उन्हें मूल रसायनों में तोड़कर मिट्टी में छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें से कार्बनिक अवशेषों को खा लेते हैं और उनको फिर मूल रसायनों में तोड़कर, उनको सिंपलर केमिकल्स में तोड़कर यानी उसमें फिर ये मिट्टी में छोड़ देते हैं। अपघटक पौधों की अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर सकते हैं क्योंकि इनमें से कुछ यौगिक नए पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये हो गया हमारा डिकम्पोजर्स का रोल। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 19, खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है। इस अभिकथन को उदाहरण के सहित कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी को पोषक स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हरे पौधे, खरगोश, लोमड़ी और शेर। यहाँ पर हमने एक बेसिक सी एक फूड चेन का एग्जांपल लिया है जिसके अंदर फर्स्ट हमारा पहला पोषक स्तर हो गया हरे पौधे, खरगोश। ठीक है, सॉरी खरगोश हो गया हमारा दूसरा पोषक स्तर यानी हर्बीवोर, घास ही खाता है खरगोश भी। फिर आगे हमारी लोमड़ी, ये होती है ओमनीवोर, और फिर लोमड़ी को खाने फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आगे हमारा शेर। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, ओजोन वायुमंडल के उच्च स्तरों में कैसे बनता है। ओजोन परत का नुकसान चिंताजनक है और इस अभिकथन को युक्ति सहित स्पष्ट कीजिए। ओजोन O3 जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना एक अणु है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ एक अणु जो है वो हमारा ओजोन है। ये वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर परत में तब बनता है जब उच्च ऊर्जा वाली पैराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज O2 अणु पर क्रिया करके उसे मुक्त ऑक्सीजन सॉरी मुक्त ऑक्सीजन यानी O परमाणुओं में विभाजित कर देती हैं। ये परमाणु फिर आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं O3। ठीक है ना, क्या होगा भाई, O2 को क्या करेंगे यूवी रेज और O में ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर जो इंडिविजुअल O एटम्स हैं ये फिर एक O2 के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देते हैं। ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। ओजोन परत के क्षरण से ग्लोबल वार्मिंग और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी जैसे त्वचा कोशिकाओं को नुकसान, जिससे त्वचा कैंसर, अंधापन या कॉर्निया में सूजन, युवा जंतुओं की मृत्यु दर में वृद्धि, उत्परिवर्तन और कम प्रतिरक्षा। इसलिए ओजोन परत का क्षरण चिंता का विषय है, मतलब जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर का, इसीलिए वो एक हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल की तरफ जो है, यदि हम किसी पोषक स्तर के सभी जीवों को समाप्त मार दें तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, अब हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आंसर को हमने वहां पूछा था ना कि हिरण गायब कर दें तो क्या हो जाएगा। यदि ये पोषक स्तर के सभी जीव मर जाएं तो पिछले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी जिससे उनका भोजन जल्दी समाप्त हो जाएगा, जबकि अगले पोषक स्तर के जीव भोजन न मिलने के कारण मर जाएंगे या किसी अन्य स्थान पर पलायन करेंगे। ठीक है, मतलब पलायन का क्या मतलब है, किसी और जगह पर चले जाएंगे या तो मर जाएंगे, है ना। उदाहरण के लिए
यदि उदाहरण के लिए यदि सारे शाकाहारी जीव जैसे हिरण, खरगोश आदि मर जाएं तो अगले पोषी स्तर के जीव जैसे शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिल पाएगा, है ना। और वे मरेंगे या पलायन करेंगे। पलायन का मतलब ये होता है कि कहीं और चले जाना छोड़ करके जगह को। इसी प्रकार हिरण, गाय, खरगोश आदि की अनुपस्थिति में घास के पौधे बहुत मतलब बहुत बड़ी तादाद में हो जाएंगे, है ना। बहुत आयत में होंगे मतलब बहुत ज्यादा उनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर ट्रॉफिक लेवल जरूरी है। चलिए ये चैप्टर तो हमारा यही समाप्त होता है। आर एनवायरमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ना। अब हमने इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, इसका खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, आपके एग्जाम में नजरिए से जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल में से पूछा गया सवाल ही दोबारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासतौर से जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं उनमें तो ऐसा बहुत देखा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, है ना। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। और हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगले चैप्टर के मतलब किसी नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।